हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस ऑनलाइन वीडियो लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे पदार्थ की अवस्था के बारे में। यानी कि हम अपने आसपास में जो भी पदार्थ देखते हैं वो तीन अवस्थाओं के अंदर देखते हैं: ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैसीय अवस्था। यानी कि कोई पदार्थ या तो कठोर अवस्था के रूप में होगी, कठोर होगी, जैसे कि लोहा है, एल्यूमिनियम है, तांबा है, पीतल है, लकड़ी है, रबड़ है। तो रबड़ भी एक कठोर अवस्था में होता है। उसके अलावा प्लास्टिक है। तो ये सारी जो पदार्थ हैं अपने चार, और जो भी ये वस्तुएं हैं, ये सारी वस्तुएं कठोर होती है, ठोस अवस्था में होती है। इसके अलावा कुछ पदार्थ होते हैं जैसे पेट्रोल है, डीजल है, पानी है, तेल है, घी है। ये सारे पदार्थ है, वो सारे पदार्थ द्रव अवस्था में होते हैं। उसी प्रकार से कुछ पदार्थ गैसीय अवस्था में होते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। ये सारी जो गैसेज होती हैं वायुमंडल के अंदर, वो सारी गैसीय अवस्था में होती है। तो इस प्रकार से हम मूलभूत रूप से पदार्थों को तीन अवस्थाओं के अंदर वर्गीकृत कर सकते हैं: सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसियस स्टेट। ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैसीय अवस्था। तो इनमें मुख्य रूप से क्या अंतर है कि ठोस अवस्था में ऐसा क्या है, द्रव अवस्था में ऐसा क्या है और गैसीय अवस्था में क्या है। तो अपन सबसे पहले देखेंगे पदार्थ की अवस्थाएं। तो भौतिक गुणधर्मों के आधार पर, यानी कि पदार्थ की भौतिक गुणधर्मों के आधार पर तीन अवस्थाएं होती है। कितनी अवस्थाएं होती है? तीन अवस्थाएं होती है: ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैसीय अवस्था। पहली अवस्था है ठोस अवस्था। कौन सी अवस्था है? ठोस अवस्था। दूसरी है द्रव अवस्था और तीसरी है गैसीय अवस्था। अब देखिए, इनमें सबसे मेजर डिफरेंस है। वो सबसे मेजर डिफरेंस क्या है? वो है इनके जो कणों के बीच में स्थान। यानी कि जिन पदार्थों के कण अत्यधिक पास में होते हैं, बहुत ज़्यादा पास पास में होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम ठोस पदार्थ कहते हैं। कौन से पदार्थ कहते हैं? ठोस पदार्थ। और ठोस पदार्थों के अंदर जो कण होते हैं, जैसे कि मान लीजिए ये कोई पदार्थ है, उस पदार्थ के अंदर जो भी कण है वो बहुत पास पास में होते हैं। कैसे होते हैं? बहुत पास पास में होते हैं। इनके बीच में काफ़ी अत्यधिक ये इनके पास पास में अत्यधिक कण है, जिसके कारण इनके बीच में किसी भी प्रकार का कोई रिक्त स्थान नहीं है, कोई भी किसी भी प्रकार का कोई स्पेस नहीं है। तो ऐसे जो कण आपस में मिलते हैं, जब पास पास में कण आ जाते हैं, तो उन्हें हम ठोस पदार्थ कहते हैं। कौन से पदार्थ कहते हैं? ठोस पदार्थ। उदाहरण के तौर पर लकड़ी है, उदाहरण के तौर पर स्टील की कोई वस्तु है, उदाहरण के तौर पर लोहे की कोई वस्तु है, उदाहरण के तौर पर प्लास्टिक है। तो ये सारे जो पदार्थ हैं, इनके कण अत्यधिक पास में होते हैं, और ये जो कण हैं, ये जो पदार्थ हैं, वो ठोस पदार्थ कहलाते हैं। और पदार्थों की ये अवस्था है वो कहलाती है ठोस अवस्था, सॉलिड स्टेट। इसके अलावा जो दूसरी अवस्था होती है, जिसके अंदर जैसे कि यहाँ उदाहरण ठोस के अंदर हम लेंगे बर्फ़ भी ले सकते हैं, बड़ा सा उदाहरण, जो काफ़ी अपने आसपास में काफ़ी तीनों फॉर्म में के अंदर पाया जाता है, तीनों स्टेट के अंदर पाया जाता है। वाटर है वो। तो एक बर्फ़ है, तो बर्फ़ पानी की कौन सी अवस्था है? जल की ठोस अवस्था है। इसके अलावा जो दूसरी अवस्था है वो है द्रव अवस्था। द्रव अवस्था के अपन अंदर पानी लेते हैं। पानी के अंदर क्या होता है कि एक अणु है और दूसरा अणु है, तीसरा अणु है, चौथा अणु, इनके बीच में क्या होता है? कुछ रिक्त स्थान पाया जाता है। क्या पाया जाता है? रिक्त स्थान। रिक्त स्थान पाए जाने के कारण इनके कण थोड़े से दूर दूर होते हैं, और जब इनके कण दूर दूर होते हैं तो इनको हम कंप्रेस कर सकते हैं, इनको अपन दबा भी सकते हैं। और काफ़ी दूर दूर होने के कारण, यानी कि गैसों की तुलना में तो ये पास में होते हैं, लेकिन ठोसों की तुलना में ये थोड़े से दूर होते हैं इनके द्रवों के कण। इसीलिए ये अवस्था कहलाती है द्रव अवस्था, और ये कठोर नहीं होती है, ये तरल अवस्था में पाई जाती है और फ्लूइड फॉर्म के अंदर पाई जाती है। तो इनके कण थोड़े से दूर होते हैं ठोसों की तुलना में, और द्रवों की तुलना में पास पास में होते हैं। तीसरी अवस्था होती है गैसीय अवस्था, और गैसीय अवस्था के अंदर जो इनके कण होते हैं वो अत्यधिक दूर होते हैं, यानी कि काफ़ी दूर दूर होते इनके कण होते हैं।
तो पहली अवस्था ठोस अवस्था, दूसरी द्रव अवस्था और तीसरी गैसीय अवस्था। ये पदार्थ है, कोई भी पदार्थ है, उस तीनों अवस्थाओं में पाया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर वाटर है, जो पानी होता है, जिसे अपन बर्फ़ बोलते हैं, वो ठोस अवस्था में होता है। जिन्हें हम पानी पीते हैं और जो पानी की अवस्था है वो है द्रव अवस्था। और तीसरी है जल वाष्प या भाप। जो पानी को अपन ज़्यादा गर्म करते हैं तो भाप बनती है। क्या बनती है? भाप बनती है। तो हम अवस्था परिवर्तन कैसे करते हैं उसके बारे में भी इसी वीडियो लेक्चर के अंदर हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले इनमें थोड़ा सा डिफरेंस देखते हैं कि और कौन कौन से अंतर होते हैं। यानी कि आपको ठोसों में, द्रवों और गैसों में, तीनों में अंतर पूछा जाए तो क्या क्या अंतर हो सकते हैं। तो ठोस अवस्था के अंदर देखो, पहला अंतर तो यही है कि कणों के जो बीच जो रिक्त स्थान है वो इनमें सबसे कम होता है। रिक्त स्थान वो कैसा होता है? सबसे कम। कणों के बीच रिक्त स्थान है वो सबसे कम होता है। इनमें ठोसों की तुलना में रिक्त स्थान अधिक, और इसमें गैसों के अंदर ठोसों, द्रवों और दोनों से क्या होता है, गैसों के अंदर कणों के बीच रिक्त स्थान है वो सर्वाधिक होता है। बीच रिक्त स्थान कैसा है? सर्वाधिक है, यानी कि सबसे ज़्यादा है। अब देखिए, इसके अलावा कोई और अंतर होता है? हाँ, होता है। इसके अलावा एक और अंतर है, इनके बीच अंतराणिक बल, यानी कि आपस में जो दो अणु होते हैं या फिर दो परमाणु होते हैं या फिर दो कण होते हैं किसी पदार्थ के, वो कितने आपस में जुड़े होते हैं। यानी कि उनको बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स लगता है, आकर्षण बल लगता है। तो दो अणुओं के बीच में कितना आकर्षण बल लगता है। तो जिनके कण पास पास में होते हैं, इसका मतलब उनके बीच में कोई बल लग रहा है, कोई आकर्षण बल लग रहा है, जो एक दूसरे को आपस में खींच के रखते हैं, बंधे हुए रखते हैं दोनों अणुओं को या दोनों कणों को। इसीलिए तो जिनके अंदर कण पास पास में होते हैं, उनके अंदर जो कणों के बीच रिक्त स्थान है वो कम होगा, और रिक्त स्थान कम होने के बाद कारण वो कण पास पास में होंगे, और कण पास पास में होने के कारण उनके बीच जो एक बल लगेगा वो सर्वाधिक होगा, जिन्हें हम बोलते हैं अंतराण्विक बल, यानी कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। क्या बोलते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तो इनमें जो अंतराण्विक बल है वो सबसे अधिक है। और ये है रिक्त स्थान, जो सबसे कम लिखा हुआ है वो इनके बीच में क्या है? रिक्त स्थान। तो पहला गुण है रिक्त स्थान, जो ठोसों में कम होता है। दूसरा गुण है अंतराण्विक बल या अंतराणुक बल। तो अंतराण्विक बल है वो इनमें कैसा होगा? सबसे अधिक। इनमें ठोसों की तुलना में क्या? कम। ठोसों की तुलना में कम। और इनमें जो अंतराण्विक बल है वो कैसा होगा? अंतराण्विक बल होगा वो होगा सबसे कम, क्योंकि इनके जो कण पास पास में होंगे। जब बल लगता तो इनके कण दूर दूर नहीं जाते, इनके कण पास पास में होते, लेकिन इनमें कण क्या है? दूर दूर गैसों में। इसलिए इनके बीच में जो रिक्त स्थान है वो ज़्यादा है, और इनके बीच में जो अंतराणिक बल है वो कम है। एक और इसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो है घनत्व, यानी कि किसका घनत्व ज़्यादा होता है, ठोसों में, द्रवों में और गैसों में। यानी कि कोई एक पदार्थ है, एक पदार्थ की तीनों अवस्थाएं, तो इसमें घनत्व सबसे ज़्यादा किसका होगा? तो घनत्व सबसे ज़्यादा होगा, घनत्व का मतलब है घना, यानी कि जिस मतलब बराबर स्थान में तीनों पदार्थों का बराबर स्थान है, ठोसों, द्रवों और गैसों को एक बराबर स्थान के अंदर, बराबर आयतन के अंदर रखा है, तो इनमें सबसे ज़्यादा कण किसके होंगे या फिर ज़्यादा भार किसका होगा, ज़्यादा द्रव्यमान किसका होगा। तो देखिए, ये जो पदार्थ है वो इतने स्थान में इसके जो कण है वो अधिक है, सबसे अधिक है, यानी कि इसका घनत्व अधिक है। घनत्व का मतलब है घना, डेंसिटी, डेंस, यानी कि कोई पदार्थ है वो कितना अधिक है, पदार्थ के कण है वो बराबर आयतन में कितना अधिक है। और इसमें देखिए, इसमें भी मान लो आप इतने कण लो, तो इसमें देखो आपको कितने कण नजर आएंगे, और इसमें भी आपको कितने कण नजर आएंगे, और इसमें भी इतना आयतन ले तो कितने कण नजर आएंगे। तो इससे स्पष्ट है कि ठोसों का घनत्व सर्वाधिक होता है। घनत्व कैसा होता है? सर्वाधिक। इसमें ठोसों से कम होता है और इनमें सबसे कम घनत्व होता है। तो देखिए, घनत्व या फिर डेंसिटी, तो इनमें घनत्व कैसा होता है? सबसे
अधिक, यानी कि इनका जो घनत्व सर्वाधिक है, इनमें ठोसों की तुलना में कम, और इसमें जो घनत्व होता है वो होता है सबसे कम। और उदाहरण तो आपको मैंने पहले भी बता दिया है। इसमें वायुमंडल में उपस्थित गैसों में, द्रवों के अंदर पानी है, पेट्रोल है, डीजल है, केरोसिन है, ये सारे पदार्थ, खाद्य तेल होता है, एडिबल ऑयल। ठोसों के अंदर जितनी भी धातुएं हैं पारे को छोड़कर, वो सारी इसके अंदर आएगी। पारा एक ऐसी एकमात्र धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। बाकी वाली जितनी भी धातुएं होती है वो सब ठोसें होती है, ठोस अवस्था में होती है। तो ये इसके उदाहरण आप लिख सकते हो। तो इस प्रकार से ठोसों में, द्रवों में और गैसों में, तीनों में अंतर हो सकता है। अब इसके अलावा एक काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और जो काफ़ी लोग उसमें कन्फ्यूज़न में रहते हैं कि कोई पदार्थ ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में जाता है या द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में जाता है तो क्या कहलाता है। यानी कि ठोसों से द्रवों में जाने की अवस्था या प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, द्रवों से गैसों में जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, गैसों से द्रवों में आने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, द्रवों से ठोसों में आने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो ये सारा अपन वापस इसके अंदर देखेंगे। अब हम पढ़ने वाले हैं कि पदार्थ की अवस्था परिवर्तन, यानी कि पदार्थ की जो मूलभूत 3 अवस्थाएं होती है। कोई भी पदार्थ अपने चारों ओर 3 अवस्थाओं में पाया जाता है। उन अवस्थाओं को हम परिवर्तित करते हैं। तो परिवर्तित करने के बाद में ठोस, द्रव और गैस, यानी कि कोई पदार्थ ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में जाता है, उसे हम क्या कहते हैं। तो चलिए एक बार उसको भी देख लेते हैं। तो पदार्थ की मुख्य रूप से 3 अवस्थाएं होती है। वैसे एनसीईआरटी के अंदर 5 अवस्थाएं मेंशन कर रखी है। चौथी अवस्था प्लाज्मा है और 5वीं अवस्था बीईसी। बीईसी मीन्स बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो ये 5वीं अवस्था वैज्ञानिकों द्वारा स्वीकृत की गई है। लेकिन फिलहाल एनसीईआरटी के अंदर ज़्यादा उनकी डिटेल नहीं मिलती है। मुख्य रूप से 3 अवस्थाओं को ही डिटेल मिलती है। एक ठोस अवस्था की, दूसरी अवस्था है द्रव अवस्था, और तीसरी अवस्था है गैसीय अवस्था। तो ठोस, द्रव और गैस पदार्थ 3 अवस्थाओं में मुख्य रूप से पाया जाता है। अब देखिए, इसे हम कहते हैं सॉलिड, ये है लिक्विड, और ये है गैस। अब उदाहरण के तौर पर देख लीजिए, जैसे कि अपन पानी को फ्रीज़र के अंदर ठंडा करते हैं, तो पानी है वो बर्फ़ के अंदर बदल जाता है। तो ये क्या कहलाता है। तो इस विधि को फ्रीज़र के अंदर रख के अपन उसको ठंडा करते हैं और बर्फ़ बनाते हैं, आइस बनाते हैं। तो इस प्रक्रिया को अपन फ्रीजिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्रीजिंग, या फिर हिंदी में कहें तो इसे जमना या पिंडन कहते हैं। तो कोई पदार्थ, जैसे कि उदाहरण के तौर पर पानी है, तो पानी को अपन ने क्या किया, पानी को फ्रीज़र के अंदर रखा और ठंडा किया, और ठंडा करते ही ये द्रव से किस में आ गया, ठोस में। यानी कि जो पानी के कण है वो पास पास में आ गए, और जिससे कि ये जम गया पानी। इस अवस्था को या फिर इस प्रक्रिया को अपन पिंडन कहते हैं। क्या कहते हैं, पिंडन, या फिर इसे कहते हैं फ्रीजिंग या जमना। अब देखिए इसकी उल्टी प्रक्रिया, बर्फ़ को अपन बाहर रखते हैं, फ्रीज़र से बाहर रख लेते हैं। तो फ्रीज़र से बाहर रखने के बाद में वो जो पानी होता है वो वो जो बर्फ़ होता है वो धीरे धीरे पानी में कन्वर्ट होना शुरू कर हो जाता है। यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ़ है वो स्वतः ही धीरे धीरे पानी के अंदर कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। बाहर से जैसे ही आपको उस बर्फ़ को तापमान मिलेगा तब। तो ये जो कंडीशन कहलाएगी, इसे अपन बोलेंगे गलन। क्योंकि जो पानी वो पिघल रहा है, गल रहा है, पानी बर्फ़ पिघल रहा है और पानी के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। तो जब बर्फ़ पानी के अंदर बदलता है तो इस प्रक्रिया को अपन गलन कहते हैं या फिर संगलन कहते हैं। तो गलन या फिर संगलन, और इंग्लिश में इसे कहते हैं मेल्टिंग। क्या कहा जाता है, मेल्टिंग। अब उसी प्रकार से देखिए, जैसे कि पानी है, पानी को अपन और गर्म करते हैं। पानी को क्या करते हैं, और गर्म करते हैं, तेज़ी के साथ में गर्म करते हैं, तो वो भाप बन के ऊपर उठता है। तो भाप बन के ऊपर उठने की जो प्रक्रिया है उसे अपन बोलते हैं वाष्पन। क्या कहते हैं, वाष्पन या वेपोराइजेशन। तो पानी का भाप बन के ऊपर उड़ना वाष्पन या वेपोराइजेशन कहलाता है। अब देखिए इसी की एक कंडीशन है जिसे अपन वाष्पीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, वाष्पीकरण।
तो वाष्पीकरण भी यही प्रक्रिया है कि जो पानी है वो भाप में बदल रहा है या फिर जल वाष्प में बदल के ऊपर उठ रहा है, और वाष्पन के भी अंदर पानी है वो गैस के अंदर बदल रहा है, जल वाष्प के अंदर बदल रहा है और ऊपर वायुमंडल में उड़ जाता है। लेकिन इनमें से थोड़ा सा माइनर डिफरेंस है। माइनर डिफरेंस ये है कि वाष्पन के अंदर लगभग क्वथनांक जितना ताप चाहिए। कितना? क्वथनांक मतलब किसी भी पदार्थ का एक क्वथनांक फिक्स होता है। क्वथनांक है उसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है हर एक पदार्थ की निश्चित ताप पर और निश्चित दाब पर। निश्चित दाब पर क्वथनांक की या फिर बॉइलिंग पॉइंट की जो वैल्यू है वो फिक्स होती है। उदाहरण के तौर पर जो पानी है, पानी का बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस। जब 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी को अपन उबालते हैं तो पानी है वो भाप बन के ऊपर उड़ जाता है। तो ये जो प्रक्रिया है कि निश्चित ताप, जैसे कि 100 डिग्री सेल्सियस इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है, इसके अलावा जो टेम्परेचर है वो लगभग 1 एटमॉस्फेयर होना चाहिए। अगर उससे टेम्परेचर वो एटमॉस्फेयर है या फिर जो प्रेशर है अगर वो बढ़ गया या फिर घट गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो बढ़ गया या घट गया, तो इस बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू चेंज हो जाएगी। लेकिन एक निश्चित दाब पर जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो किसी भी पदार्थ का फिक्स होता है। और लेकिन वाष्पीकरण क्या होता है? वाष्पीकरण एक सतही प्रक्रिया है। जब अपन किसी पदार्थ को या फिर किसी कपड़े को सुखाते हैं तो सुखाते समय अपने को 100 डिग्री सेल्सियस के तापमान की ज़रूरत नहीं है। सूर्य से जो भी तापमान आ रहा है उससे धीरे धीरे क्या होता है, कपड़ा सूख जाता है। 100 डिग्री सेल्सियस की तो ज़रूरत पड़ती नहीं है। 100 डिग्री सेल्सियस चाहे कितनी भी गर्मी हो, अपने मस्तल के अंदर भी कितनी भी गर्मी हो, लेकिन 50 डिग्री या 55 डिग्री गर्मी होती है, उसमें काफ़ी जल्दी सूखते हैं। और सर्दियों के अंदर भी इतनी गर्मी नहीं होती, लगभग 30 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल गर्मी होती है, 25 या 30 डिग्री सेल्सियस, उसमें भी कपड़े सूखते हैं। तो ये 100 डिग्री सेल्सियस तापमान नहीं है, लेकिन फिर भी जो पानी है वो ऊपर उड़ता है। तो ये जो प्रक्रिया कहलाएगी ये वाष्पीकरण कहलाएगी। किसी और वीडियो के अंदर वाष्पन और वाष्पीकरण के बारे में और ज़्यादा डिटेल में चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल अब आपको इतना ही ध्यान रखना है। वाष्पन का मतलब वेपोराइजेशन, वो भी द्रव से गैस में बदलने की प्रक्रिया है, और वाष्पीकरण है यानी इवेपोरेशन, वो भी द्रव से गैस में बदलने की प्रक्रिया है। इसके अलावा देखिए, कोई पदार्थ है वो भाप बन के ऊपर उड़ रही है और उसको भाप को अपन किसी बर्तन में ले लेते हैं। जैसे कि किसी बर्तन में से भाप निकल रही है, आग जलाइए और पानी गर्म हो रहा है, तो उस पानी गर्म हो रहा है तो ऊपर से भाप ऊपर उड़ रही है और पानी भी उसके साथ में उड़ रहा है। तो उसके ऊपर कोई बर्तन रखें या फिर कोई ऐसा कोई भी यूटेंसिल पात्र है उसको अपन रखते हैं। रखने के बाद में जो जैसे ही उसके अंदर भाप आएगी और उसके जो बर्तन है या फिर कोई ढक्कन ले लेते हैं, तो जैसे ही अपन भाप उस ढक्कन से टकराएगी नीचे की ओर, तो ऊपर उसके ऊपर बर्फ़ के कुछ टुकड़े रख लो उस ढक्कन के ऊपर। तो इससे क्या होगा कि जैसे ही भाप टकराएगी तो टकराने के बाद में वो सीधे ही द्रव अवस्था में आ जाएगी जल्दी से। क्यों? क्योंकि ऊपर जो ठंडा हो रहा है वो ढक्कन बर्फ़ के कारण, जिससे जो जैसे ही टकराएगी तो भाप से वापस वो पानी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इस प्रकार से जो कोई पदार्थ है गैसीय अवस्था में और उसको अपन लिक्विड फॉर्म में लाते हैं तो उसे हम कहते हैं संघनन। क्या कहा जाता है? संघनन। तो संघनन किसे कहते हैं? किसी पदार्थ का गैसीय अवस्था से द्रव अवस्था में बदलना संघनन कहलाता है, या फिर कंडेंसेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? कंडेंसेशन कहलाता है। इसके अलावा एक और प्रक्रिया होती है, यानी कि कोई पदार्थ ऐसे होते हैं जैसे कि कपूर है, नौसादर है, यानी कि NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड है जिसे अपन नौसादर बोलते हैं। तो नौसादर है, कपूर है, इनको हम जलाते हैं तो जलाते ये द्रव अवस्था में नहीं बदलते, ये सीधे ही क्या होते हैं, ठोस अवस्था से सीधे गैसीय अवस्था में बदलते हैं। तो वे पदार्थ जो ठोस अवस्था से सीधे गैसीय अवस्था में बदलते हैं या फिर इस प्रकार की जो प्रक्रिया है उसे अपन ऊर्ध्वपातन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन। तो किसी पदार्थ का ठोस अवस्था से सीधे ही गैसीय अवस्था में बदलना क्या कहलाएगा? ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन कहलाता है। ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन कहलाता है। उसके उदाहरण मैंने आपको दे दिया है, जैसे कपूर है, नौसादर है, नैप्थलीन है, आयोडीन है, ये सारे जो उदाहरण है ये उदाहरण है ऊर्ध्वपातन के। यानी कि इनका ऊर्ध्वपातन होता है, इनका गलन नहीं होता, इनका गलन नहीं होता या फिर उनका वाष्पन नहीं होता, इनका सीधा ही क्या होता है? ऊर्ध्वपातन। यानी कि ठोस अवस्था से सीधे ही गैसीय अवस्था में बदलते हैं, द्रव अवस्था में नहीं जाते।
तो इन्हें हम बोलते हैं सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन। अब देखिए, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनको अपन कुछ ऐसे गैसीय पदार्थ होते हैं जैसे कि CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को अपन ठंडा करते हैं तो वो द्रव अवस्था में नहीं आती। वो किस अवस्था में जाएगी? वो सीधे ही ठोस अवस्था में जाएगी। गैसीय अवस्था से किस अवस्था में जाएगी? ठोस अवस्था में जाएगी। तो जब कोई पदार्थ द्रव अवस्था में बिना बदले गैसीय अवस्था से सीधे किस अवस्था में जाती है? ठोस अवस्था में। तो इस प्रकार की जो प्रक्रिया है उसे हम बोलते हैं निक्षेपण। क्या कहते हैं? निक्षेपण। ये आपको ध्यान रखना है। पहले इसको भी एनसीईआरटी के अंदर ऊर्ध्वपतन लिखा हुआ था, लेकिन फिलहाल एनसीईआरटी के अंदर इसे निक्षेपण लिखा है, या फिर इसका दूसरा नाम इंग्लिश में बोलें तो इसको अपन सब्लिमेशन कहते हैं। ठोस से गैस में जाना सब्लिमेशन, और इसे बोलते हैं गैस से द्रव में गैस से ठोस में जाना डी सब्लिमेशन। क्या कहलाता है? डी सब्लिमेशन। अब देखिए, इसका एक और दूसरा नाम है निक्षेपण का इंग्लिश में, जिसे अपन बोलते हैं डिपोजिशन। क्या कहते हैं? डिपोजिशन। डिपोजिशन का मतलब एक तरह से जमा होता है, लेकिन फिर भी विज्ञान के अंदर डिपोजिशन का मतलब निक्षेपण होता है, यानी कि किसी पदार्थ का गैसीय अवस्था से ठोस अवस्था में आना डिपोजिशन कहलाता है। ज्योग्राफी के संदर्भ में डिपोजिशन का मतलब आप कुछ दूसरा समझ रहे होंगे, यानी कि किसी भी पदार्थ का जमना, उसे हम निक्षेपण या डिपोजिशन कहते हैं। लेकिन विज्ञान के संदर्भ में गैसीय अवस्था का, रसायन विज्ञान के संदर्भ में गैसीय अवस्था का ठोस अवस्था में जाना डिसब्लिमेशन या फिर डिपोजिशन कहते हैं। क्या कहते हैं? डिपोजिशन। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, और साथ ही अगर आपको कोई टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, और इसके अलावा कोई सजेशन है तो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। थैंक यू सो मच।